आज का ये मामला एक ऐसे कत्ल का मामला है जिसमें शुरुआत में तो इस केस को सुसाइड बताया गया, लेकिन इस केस की तफ्तीश लगभग 28 सालों तक चलती रही। 28 साल के बाद इस केस में फैसला आता है और उस फैसले में 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इन 28 साल में जो पुलिस ने तफ्तीश किया, उस तफ्तीश में क्या क्या हुआ, ये आज कहानी है। होता यह कि इस केस में 43 गवाह होते हैं। 43 गवाह में 9 गवाह अपने बयान से बदल जाते हैं। बाकी के जो गवाह बचते हैं, उनकी गवाही में कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं होता जिससे अदालत इस केस में फैसला सुनाती। लेकिन इसी बीच एक चोर की एंट्री होती है, जिसकी गवाही के मद्देनज़र अदालत ने इस केस के फैसले में 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस केस में होता कुछ ऐसा है कि इसमें पुलिस की 2 टीम, यानी पुलिस की लोकल टीम और क्राइम ब्रांच, ये दोनों इसे सुसाइड बताते हैं। लेकिन फिर सीबीआई को जांच सौंपी जाती है। सीबीआई की 4 टीमें इस केस से सरेंडर कर देती है, लेकिन जब 5वीं टीम लगाई जाती है तो इस केस में रिजल्ट सामने आता है। ये कहानी असल में तिरुवनंतपुरम की है। यहाँ पर एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, जिस हॉस्टल में कई लड़कियाँ होती हैं और वो लड़कियाँ नन बनने की पढ़ाई करती हैं। उनमें एक लड़की जिसका नाम अभ्या होता है। अभ्या ने 27 मार्च 1992 को अपनी एक फ्रेंड से कहा, रूममेट जो उसकी थी, कि उसे वो सवेरे उठा देगी क्योंकि उसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है। उसकी रूममेट्स यानी 28 मार्च को उसे 4 बजे सुबह उठा देती है और वो सुबह उठने के बाद, क्योंकि मार्च का महीना था, गर्मी ज़्यादा थी, वो किचन की तरफ जाती उस हॉस्टल के, जहाँ से उसे फ्रिज से पानी निकालना था, और इस इरादे से जाती कि वो मुँह धुलेगी और पानी पिएगी। वो वहाँ किचन में जाती है। आखिरी मर्तबा अभ्या को उस किचन के फ्रिज के पास देखा गया था। उसके बाद से अभ्या लापता हो जाती है। काफ़ी खोजबीन होती है, सुबह होती है, जो उस हॉस्टल के वार्डन होते हैं वो खोजबीन करते हैं, लेकिन अभ्या का कुछ खास पता नहीं चलता। लेकिन खोजबीन के दौरान कुछ लड़कियां जब उस हॉस्टल के कैंपस के कुएं के पास गईं, तो वहां पर वो देखती हैं कि अभ्या की एक स्लीपर जो कि उस कुएं के पास मौजूद है। जैसे ही वो देखती हैं, वो शोर मचाती है। बाकी की स्टाफ वहाँ पर फ़ौरन आ जाते हैं। वो आते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभ्या ने सुसाइड कर लिया इस कुएं में कूद कर। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की एक टीम आती है और वो टीम गोताखोर को उस कुएं में उतारती है और ये देखने को कहती है कि देखो कोई लाश तो नहीं है इसमें। गोताखोर अंदर जाता है और कुछ देर के बाद गोताखोर एक लाश के साथ ऊपर आता है, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अभ्या की होती है। जैसे ही हॉस्टल के लोग ये देखते हैं, फ़ौरन वो टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस की टीम उसे पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता ये चलता है कि इसकी मौत डूबने के कारण हुई है। और ये भी होता है कि इसके शरीर पे कुछ चोट के भी निशान हैं, लेकिन डॉक्टर ने इस बात को ये कह कर टाल दिया कि कुएं में कूदते वक्त हो सकता है कि इसे ये चोट लगी। अब उसके बाद ये मामला ऐसा लगता है कि ये केस बंद हो जाएगा। पुलिस की टीम इसे सुसाइड साबित कर देती। लेकिन उस हॉस्टल में बाकी की जो लड़कियां पढ़ रही थी, जो कि नन की पढ़ाई कर रही थी, वो लड़कियां इस केस को बंद होने नहीं देती। वो इस केस में एक लेटर वहाँ के उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उन्हें लिखती है, और वो ये कहती हैं कि इस केस में हमें कुछ साजिश नज़र आती है, उसकी बू आती है, तो हमें इस केस को सीबीआई को देना चाहिए। वो अपनी राय को चीफ मिनिस्टर को लिखती हैं, अपने बयान को वो लिखती हैं और लेटर को भेजती हैं चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो आदेश देते हैं कि इस केस को सीबीआई हैंडल करेगी। सीबीआई के इस केस को हैंडल करने के बाद इस केस में 43 लोगों की गवाही ली जाती है। 43 लड़कियां जो उस हॉस्टल में पढ़ती थी, उन्होंने अपनी गवाही नोट कराई, और इस गवाही के चलते सीबीआई की टीम तफ्तीश करती है। लेकिन सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट होती है, जब इस केस को उस कोर्ट में पेश किया जाता है और सीबीआई की टीम ने यह कहा कि इस केस में कोई भी ऐसा प्रूफ सामने नहीं आता जिससे किसी को कातिल ठहराया जा सके। लगता तो है कि यह सुसाइड नहीं कत्ल है, लेकिन इसमें कोई प्रूफ नहीं, इस केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट थी उस मामले में सख्ती इख्तियार करती और इस केस को बंद नहीं करती, बल्कि सीबीआई की इस टीम से केस को लेकर एक दूसरी सीबीआई की टीम को दे देती है। वो टीम भी कुछ दिन तक तफ्तीश करती है, लेकिन उसका भी मामला कुछ इसी तरीके से होता है कि वो भी सीबीआई कोर्ट में जाकर यही बात को दोहराता है
कि लगता तो है कि ये केस सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, लेकिन इसमें कोई भी प्रूफ सामने नहीं आता है। तीसरी टीम को अदालत ने केस देती है, तीसरी टीम ने भी इस केस को उसी तरीके से अदालत में पेश किया कि लगता तो है कि यह सुसाइड है, लेकिन इसमें कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं है जिसको किसी को कातिल ठहराया जा सके। अब उसके बाद अदालत इस मामले को चौथी सीबीआई टीम को देती है। अब चौथी टीम सीबीआई की टीम इस मामले को लंबी तफ्तीश में लेकर जाती है और तफ्तीश में ये पता चलता है कि इनकी गवाही के मुताबिक जो इल्ज़ाम आता है वो इल्ज़ाम 3 लोगों पर आता है, और वो 3 लोग जो उस कॉलेज के फादर थे, फादर थॉमस और सिस्टर सैफी, और उसके साथ एक और उसी कॉलेज का फादर, इन तीनों के ऊपर इल्ज़ाम आता था कि जिस वक्त अब्बिया गायब हुई उस वक्त उन्हें वहाँ पर देखा गया था। अब उसके बाद अदालत में जब ये बात पेश की गई, अदालत ने एक आदेश दिया, और वो आदेश यह था कि इन लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाए। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा कि आखिर मामला क्या है। अब उसके बाद फिर बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में इनका नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट की जो मास्टर सीडी होती, जब वो अदालत में पेश की जाती तो पता ये चलता है कि इस सीडी से, इस मास्टर सीडी से छेड़छाड़ की गई है, यानी इस सीडी से टेम्परिंग की गई। उसके बाद इसमें भी तफ्तीश बैठाया जाता है, तो तफ्तीश में ये पता चलता है कि जो फादर थॉमस की रिकॉर्डिंग की जो सीडी थी, उस सीडी जो कि 32 मिनट की वो सीडी थी, उस सीडी में 30 जगह पर टेम्परिंग की गई, यानी एडिटिंग की गई। जो बाकी सिस्टर सैफी की सीडी थी, सिस्टर सैफी की सीडी से 19 जगह पर टेम्परिंग की गई, यानी 19 जगह से एडिटिंग की गई। बाकी जो एक और फादर थे उनकी भी सीडी से 17 जगह से टेम्परिंग की गई थी। इस तरीके से अदालत को जब ये मामला पता चला, लेकिन अदालत ने भी इस मामले में कोई सख्ती इख्तियार नहीं की, क्योंकि अदालत ने ये कह के इस बात को टाल दिया कि ये प्रूफ भी कोई पुख्ता प्रूफ नहीं होता, क्योंकि इसमें भी टेम्परिंग हो सकती है, इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाएगा। कुछ वक्त तक ये टीम तफ्तीश करती है, लेकिन इस तफ्तीश में भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता। अब अदालत ने यह फैसला लिया कि इन सभी लोगों से ये केस को लेकर वहाँ की, यानी तिरुवनंतपुरम की जो लोकल सीबीआई टीम, उसे केस दिया जाएगा। अदालत वैसा ही करती है। अदालत ने इस केस को वहाँ की लोकल टीम को दे दिया कि इस केस को आप लोग हैंडल करिए। जब वो इस केस को हैंडल करते हैं, उस वक्त वापस से सारे गवाहों के बयान जब लिए जाते हैं, तो उसमें एक गवाह और सामने आता है, और वो गवाह उन्हीं 43 लोगों में से था। 43 लोगों में 9 लोगों ने तो अपने बयान को बदल दिया था, लेकिन बाकी के लोगों में कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आता था। लेकिन एक गवाह ऐसा था जो कि चोर था, और उस चोर की गवाही की बदौलत जब अदालत में इस केस को लेकर जाया गया, तो वहाँ पे इस केस में फैसला आता है, और वो फैसला सिस्टर सैफी और फादर थॉमस को उम्र कैद की सज़ा दिलाकर रहता है। यानी इस केस में 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। असल में उस चोर का कंट्रीब्यूशन इस केस में था क्या, उसने ऐसी क्या गवाही दी जिसकी वजह से इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई, और वो उस वक्त कहाँ पर था, क्या कर रहा था। जब इस चोर की गवाही ली गई, तो गवाही कुछ इस तरीके से थी कि इसने भी सेम बात दोहराई कि मैंने चोरी के इरादे से उस हॉस्टल में एंट्री किया, और वहाँ जाने के बाद जिस रूम में मुझे चोरी करना था उस रूम में दाखिल हुआ, वहाँ से कुछ सामान उठाया। उसके बाद मुझे भूख लगी, तो मैं ये सोचा कि किचन में जाऊँगा, कुछ वहाँ से खा पी लूँगा तो मेरा पेट थोड़ा भर जाएगा। वो किचन की तरफ बढ़ता है, तो वो ये देखता है कि वहाँ पर मौजूद फादर थॉमस और सिस्टर सैफी और उसके साथ एक और व्यक्ति, लेकिन तीसरे व्यक्ति का चेहरा वो साफ तौर पर नहीं देखता। उसकी वजह ही ये थी कि उस चेहरे को साफ तौर से ना देखने की वजह से उस फादर को, यानी तीसरे व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और उसने जब ये गवाही दी कि उसने वहाँ पर मौजूद इन लोगों को देखा है, उस वजह से इन लोगों को उम्र कैद होती है। लेकिन ये काफ़ी नहीं था कि सिर्फ उन लोगों को वहाँ पर देख लिया जाए, उसके साथ ये भी था कि इसका सबूत क्या है कि वहाँ पर इन्हें देखा गया था, या फिर देखा गया था तो कोई ऐसा प्रूफ जिससे ये साबित हो कि ये सुसाइड नहीं बल्कि ये कत्ल है। वो बात ये थी कि ये चोर कहता है कि जब वो उस रूम में जाता है, रूम के बाद जब किचन की तरफ जाता है, तो वो ये देखता है कि वहाँ पर मौजूद कुछ लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, और साफ़ सफाई करने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये किचन में एंट्री करता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर फ्रिज के पास एक बॉटल पड़ा हुआ है जिससे पानी गिर रहा है, उसका ढक्कन अलग जगह है। दूसरी चीज़ वो ये देखता है कि वहाँ पर एक स्लीपर है। तीसरी चीज़ ये थी
कि उस किचन में जो सामान थे वो सामान फैले हुए थे। बाकी के जो किचन के स्टाफ थे उनकी भी गवाही ये थी कि किचन में जो सामान थे वो बिखरे हुए थे। सबूत के तौर पे ये पुख्ता पाया जाता है। अब इसका तर्क ये दिया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड के लिए जाएगा तो वो नॉर्मली जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, लेकिन पैनिक सिचुएशन में कोई सुसाइड करेगा और वो इस तरीके से हरकत करेगा जिस तरीके की हरकत वहाँ पर मौजूद थी। यानी वो स्लीपर जो कि एक किचन में थी, दूसरी स्लीपर कुएं के पास थी। अगर अभ्या को सुसाइड करना था तो वो एक स्लीपर किचन में उतार के दूसरी स्लीपर उस कुएं के पास क्यों उतार के सुसाइड करेगी? दूसरी चीज़ ये कि जब उसने पानी उठाया पीने के लिए तो वो पानी पी के बॉटल को फ्रिज में रख सकती थी और फ्रिज में रखने के बाद फिर वो वहाँ से जाके सुसाइड कर लेती, लेकिन उसने बॉटल को फ्रिज में रखा नहीं बल्कि उसको वहीं पर गिरा हुआ पाया गया। उसके बाद तीसरा तर्क कि उस जगह पर सामान बिखरे हुए थे, किचन के जो टेबल थे उस पर, तो ये पता चलता था कि वहाँ पे कुछ हाथापाई हुई है, यानी किसी ने अपने बचाव में कुछ सेल्फ डिफेंस किया और किसी ने वार किया, इस तरीके के अंश वहाँ पे पाए जाते हैं। ये 3 तर्क थे जिसकी वजह से ये माना गया जो उसमें कातिल है वो फादर थॉमस और सिस्टर सैफी। बाकी एक जो फादर थे उनको इसलिए छोड़ दिया गया कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं पाया गया, क्योंकि चोर ने भी उसे उसके चेहरे को साफ तौर से नहीं देखा था। अब सामने ये आता है कि असल में ये कत्ल हुआ क्यों उन्होंने इसका कत्ल किया। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जब अभ्या अपने रूम से उठती और किचन में वो पानी पीने के लिए जाती तो किचन में जाते ही वो देखती कि वहाँ पर मौजूद 3 लोग, फादर थॉमस, सिस्टर सैफी और उसके साथ एक और फादर, एक ऐसी अवस्था में जिस अवस्था में अभ्या को उन्हें नहीं देखना चाहिए था। जैसे ही वो ये देखते हैं वो फौरन ये समझते हैं कि अब इसने तो हमें देख लिया, ये बाकी लोगों को बताएगी, इस तरीके से हमारा राज खुल जाएगा। इस डर से उन्होंने अभ्या को वहाँ पर उसके गर्दन पे वार किया, उसे मारा और उसकी गर्दन को दबाया और उसके बाद उसके मुंह को दबाकर वहाँ से लेकर गए और कुएं में डालकर उसको मार दिए। इस तरीके से उन्होंने ये साबित करना चाहा कि ये कत्ल नहीं बल्कि एक सुसाइड मैटर है। और शुरुआत की जो पुलिस की टीम थी उसने भी इसे सुसाइड ही बताया था, लेकिन सीबीआई की जो 5वीं टीम थी, यानी वहाँ की तिरुवनंतपुरम की जो लोकल सीबीआई टीम थी, उसने एक चोर की गवाही से ये साबित कर दिया कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक हत्या है। इस तरीके से अदालत ने इस चोर की गवाही को मेन समझा। असल इस गवाही के मद्देनज़र इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अभी ये फैसला सीबीआई की कोर्ट ने दिया है, हो सकता है इस केस को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें। हाई कोर्ट से फिर इनके पास एक और ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में होता है, तो हो सकता है कि इस केस में आगे कुछ और भी बदल सके। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर